आज हम लोग पढ़ेंगे जो चुंबकीय क्षेत्र जो का जो हम लोग का चैप्टर चल रहा है, विद्युत आवेश, जो कि जो चुंबकत्व वाला जो चैप्टर है हमारा फोर्थ अध्याय जो कि तुम्हारा दिया हुआ है, विद्युत आवेश एवं चुंबकत्व। तो उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक जो कि हम लोग कहेंगे लॉरेंज बल। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र यह दोनों जो है एक दूसरे से जुड़ा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। और जब दोनों संयुक्त रूप से जब कोई आवेशित कण जब उस पर जो है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों काम कर रहा है, तो इस तरह के बल को हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं, जो उसका परिणामी बल है। तो इसको मैं लिख देता हूं एक लाइन में, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेश लगने वाला बल, किसी आवेश पर लगने वाला बल लॉरेंज बल कहलाता है, लॉरेंज बल कहलाता है। यदि विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, विद्युत क्षेत्र ई एवं चुंबकीय क्षेत्र बी हो, तो आवेश Q जिसका वेग v हो पर कार्यरत विद्युत बल बराबर QE, बराबर QE। चुंबकीय बल क्या होता है, इक्वल्स टू Q V क्रॉस B। तो लॉरेंज बल जो होगा इन दोनों का परिणामी होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो लॉरेंज बल हम लोग कह सकते हैं, लॉरेंज बल बराबर QE, लॉरेंज बल बराबर QE प्लस Q V क्रॉस B। तो F इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया, Q हो गया कॉमन और E वेक्टर प्लस V क्रॉस B। अब F वेक्टर बराबर हो गया तुम्हारा, यदि दोनों का परिणामी शून्य हो जाए, यदि ऐसा वेग जिससे कि परिणामी लॉरेंज बल शून्य हो तो जीरो बराबर क्या होगा, इसे वेग वर्णन करता यही कहते हैं हम लोग। शून्य बराबर क्या हो गया, Q E वेक्टर प्लस V क्रॉस B वेक्टर। और दिस इंप्लाइज दैट E वेक्टर प्लस V क्रॉस B बराबर जीरो, एज Q नॉट इक्वल टू जीरो, Q जीरो के बराबर नहीं है तो यही जीरो होगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा कि E वेक्टर का जो मान होगा, दिस इंप्लाइज दैट E वेक्टर बराबर माइनस V क्रॉस B, अर्थात इस रूल को पालन करते हुए होगा, यदि V और B लंबवत हो, यदि V तथा B, यदि V एवं B लंबवत हो तो E बराबर VB साइन 90 डिग्री, साइन माइनस चिन्ह तो खैर दिशा में चला जाएगा, तो V बराबर क्या होना चाहिए, E बाय B साइन 90 1 हो गया। इतना वेग हो जाए और दिशा जहाँ तक है V क्रॉस B की दिशा क्या होनी चाहिए,
विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होंगे, तब उसका बल शून्य होगा। ऐसा ही प्रयोग करके जैसा कि देखा होगा परमाणु संरचना में, जे थॉमसन ने तुमको किया था, जो कि वेग तुमको ऐसा सेलेक्ट किया था इलेक्ट्रॉन के लिए, जिससे कि वह जो है तुमको उस पर परिणामी बल का मान शून्य हो गया, उस पर जो परिणामी बल का मान है वह शून्य हो जाता है। तो जैसे कि इसमें देखो, जैसे कि उसका जो है जे थॉमसन का एक प्रयोग का अगर तुम थोड़ा देखना चाहोगे, देखो इसको देख सकते हैं हम लोग। तो उसमें यह प्रयोग किया गया है कि परिणामी बल को शून्य करने के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन एक कैथोड से निकला, परमाणु जो कैथोड ट्यूब का प्रयोग किया गया होगा, जो कि परमाणु संरचना को क्लास 11 में पढ़ा होगा। तो उसमें कुछ ऐसा है कि ये जो तुम्हारा हो गया, जैसे कि यहाँ से कैथोड ट्यूब से कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकला, और ये जो इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ पर तुमको संयुक्त रूप से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रहता है। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर दिए, अगर ये इसको तुमको इलेक्ट्रॉन पर अगर एक विद्युत क्षेत्र लग रहा है, विद्युत क्षेत्र जब आरोपित करेंगे यहाँ पे निगेटिव और इधर की तरफ पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र किधर होगा, इधर ऊपर की तरफ विद्युत क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, अपने से विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई ऊपर की ओर। तो इलेक्ट्रॉन जो है तुमको इलेक्ट्रॉन पे एक बल लगा, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित करना है, तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेशित करने के कारण ये नीचे की ओर जाएगा, धनात्मक ऐसे जाएगा। और यहाँ पर रहता था जेरेनस का पर्दा रहता था, जेरेनस जिंक सल्फाइड का, तो ये अपने से कहाँ चला गया, ये नीचे चला गया। और इस प्रकार से क्या होगा तुमको, ये जो तुम्हारा जाएगा कितना दूरी जा करके ये चला जाएगा, तो ये देखो तुम्हारा कैसे निकालते हैं। इससे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और आवेश का मान गणना कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान और आवेश का अनुपात निकालना। तो इसको हेडिंग दे भी सकते हो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एवं आवेश का अनुपात, आवेश का अनुपात, जे थॉमसन का जो प्रयोग है उसको देखो, इसमें भी वेग वर्णनकर्ता के रूप में इसको चूज किया गया है। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ जिस वेग से निकल रहा है, तो ये वेग हमको पता नहीं होगा, और लेकिन ये जो दूरी है इलेक्ट्रॉन जहाँ से लेके यहाँ से लेके जेरेनस का जो पर्दा है, ये दूरी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं हम लोग, ये दूरी कितना है होगा। और ये जो तुमको है विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से जहाँ पर गया, यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पे ये प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है, चमक उत्पन्न करेगा यहाँ पर। तो जिस जगह पे करेगा तो इसको यहाँ से केंद्रीय बिंदु से यहाँ क्या निकाल सकते हैं, हम दूरी ज्ञात कर सकते हैं। और विद्युत क्षेत्र हमने जितना आरोपित किया है, विद्युत क्षेत्र हमने मान लेते हैं कितना आरोपित किया है, ई आरोपित किया है। विद्युत क्षेत्र कितना हो गया, विद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर है तो ई आरोपित किया तुमने, तो विद्युत क्षेत्र ई है तो उस पर ऋण आवेशित कारण जिसका ये नीचे की ओर जाएगा, तो वाई कितना दूर जाएगा। तो अगर इस दिशा में जहां तक कि x दिशा में है कोई बल नहीं लग रहा है, तो यदि वेग x दिशा में वेग v हो तो x बराबर वी टी, एक्स बराबर क्या हो गया वी टी, टी समय में जाकर वहां टकराएगा, तो t बराबर x बटे v, तो t बराबर क्या हो गया x बटे v हो गया, इतना देर में जाके यहाँ पे टकराएगा। और जहां तक कि y दिशा में इसका वेग बल रहेगा, y दिशा में इलेक्ट्रॉन का त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, बल बटे द्रव्यमान, बल हो गया QE, जिसको EE लिखते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, बटे द्रव्यमान। तो y दिशा में जो कि y मतलब कि यहाँ निगेटिव y में चला गया, बिकॉज कि ये तुम्हारा नीचे की ओर गया ये, तो इसको भी नाप सकते हैं y को हम लोग। तो इसमें कितना दूर जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, हाफ u0 है y डायरेक्शन में, AT स्क्वायर, तो हाफ गुना EE बाय m इंटू टी स्क्वायर, और t का मान कितना हो गया x बाय v का होल स्क्वायर। तो इसमें दिक्कत यह है, अब इसमें y और x इस सब का मान हमको e बाय m का मान निकालते, इसमें प्रॉब्लम ये बचा हुआ है कि हमको v कितना वेग से आ रहा है, हमको पता नहीं है। जब ये पता नहीं चलेगा, ना टाइम नहीं पता चलेगा, ना वेग से पता चल रहा है, तो सिर्फ दूरी पता करने से हमको ये पता, यहाँ पे तो वेग पता नहीं चलेगा। जब तक वेग इसमें नहीं पता चलेगा तब तक हम लोग e बाय m का मान भी नहीं निकाल सकते हैं। y तो हम नाप सकते हैं, x भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो t का मान में क्या होगा तुम्हारा x बाय v लिखती है इसको, तो v का वैल्यू यहाँ निकालेंगे, क्या करते हैं इसमें, अब जो है तुमको चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है, विद्युतीय क्षेत्र के अलावा एक चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार आरोपित किया जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र
इस प्रकार आरोपित किया जाता है, इस प्रकार आरोपित किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन पर परिणामी बल शून्य हो। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, इस स्थिति में जैसे अभी देखिए कि शून्य बराबर क्या हो गया, मतलब Q इंटू ई और प्लस V क्रॉस B, या E बराबर माइनस V क्रॉस B, और लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो गया, V बराबर E बाय B, लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में। तो इसका मान, V का मान हमको पता चल गया इससे। तो इसमें क्या होगा, जब जैसे क्या करेंगे, जब चुंबकीय क्षेत्र का मान एडजस्ट करते जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मान इसके लंबवत कुछ एडजस्ट करते जाएंगे, जिससे कि इसमें बल लग रहा है नीचे की तरफ और वो चुंबकीय क्षेत्र लगा देगा इसके ऊपर को, तो जिससे क्या एकदम सीधा में आ जाए। तो धीरे धीरे ऐसा एडजस्ट करेंगे कि जैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान इस ढंग से एडजस्ट करेंगे एकदम जस्ट सामने इलेक्ट्रॉन अटैक करे, तो उस स्थिति में समझ जाएंगे उसका बेग जो है तुमको E बाई बी के बराबर है। उस स्थिति में हमको क्या पता चल जाएगा, बेग का मान E बाई बी पता चल जाएगा। तो यहां पर अब जो है तुमको E बाय एम हमको निकल जाएगा। तो y बराबर था मेरा हाफ E बाय एम इंटू एक्स स्क्वायर बाय वी स्क्वायर था। तो v का मान क्या हो गया तुम्हारा, एक्स स्क्वायर बाय ई स्क्वायर। ई बी का मान जानते हैं, एक्स का मान जानते हैं, तो E बाय एम का वैल्यू इससे कैलकुलेट हो जाएगा। इससे इलेक्ट्रॉन का E बाय एम का निर्धारण किया गया। इससे इस प्रयोग से जे थॉमसन ने सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन का E बाय एम आवेश बटे अनुपात की गणना की। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश तो आज हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश अलग अलग भी हमको पता है, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम और द्रव्यमान 9.1 गुना 10⁻−31 किलोग्राम। तो फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अगर याद नहीं हो, ई होता है -6 गुना 10⁻−19 कूलम और द्रव्यमान हो गया 9.1 गुना 10⁻−31 किलोग्राम। ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का ये हो गया जे थॉमसन का प्रयोग, जिसको बेग वर्णनकर्ता के रूप में तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है। तो इसमें क्या किया गया, फिर से एक बार देखो, इलेक्ट्रॉन को यहां से कैथोड नली से बाहर निकाला गया और इसके x दूरी पर एक ZnS का पर्दा लगा हुआ। तो पर्दा पर ये जो चमक उत्पन्न करता है, आप इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जहां पे चमक उत्पन्न करेगा कैथोड किरण, वहां पर का हम लोग क्या किए कि ये जैसे कि विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया। तो विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन के मतलब क्या होगा, ऋण आवेशित होने के कारण उसके विपरीत दिशा में क्या होगा, कुछ दूर तय करेगा। तो उसको जो पर्दा पर हम लोग बाद में क्या करते हैं, जहां चमक उत्पन्न कर उसको y को क्या कर सकते हैं हम लोग स्केल की सहायता से मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, यह इसको भी नाप सकते हैं दूरी को। और x दिशा में इसका बेग मान लेते हैं v है, तो इसको यहां तक जाने में यहाँ तो कोई त्वरण है नहीं, इसको जाने में कितना समय लगेगा। अगर v बेग चाल से चल रहा है तो x और vt हो गया, इससे क्या निकल गया, यहां तक पहुंचने का समय निकल गया। y दिशा में इसका त्वरण कितना हो गया, बल बटे द्रव्यमान, तो बल हो गया E विद्युतीय बल बटे m हो गया, तो त्वरण निकल गया। तो y दिशा में क्या होगा, y दिशा में प्रारंभिक वेग s बार ut प्लस हाफ रेडियस, प्रारंभिक वेग u तो 0 है, तो y क्या हो गया, y बराबर हाफ at स्क्वायर। तो उसमें लेकिन दिक्कत ये आ रहा है कि इसमें हमको v का मान नहीं पता है कि ये कितना वेग से चला। तो जब इतना वेग से चला, उसके लिए क्या किया गया कि एक बाहर से फिर क्या किया गया, एक चुंबकीय क्षेत्र भी आरोपित किया गया इस क्षेत्र में, और जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करके कि ये देखा गया कि यह इलेक्ट्रॉन का जो है ना एकदम बिल्कुल जो चमक है ये एकदम सामने उत्पन्न हो। तो उस स्थिति में ये कहा गया कि इस पर कोई बल, जितना नीचे लग रहा है विद्युतीय बल, उतना ही ऊपर क्या लगा चुंबकीय बल, जिससे कि एकदम डायरेक्ट यहाँ पर टच कर गया। तो इससे उस चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर लिया हमने प्रयोग के द्वारा, और उसमें E और B का मान पता चल गया। तो V बराबर क्या हो गया, E बाई बी, इससे हम लोग क्या निकाल गए, E बाई एम का मान निकल जाएगा, द्रव्यमान आवेश बटे द्रव्यमान का मान इससे निकल जाएगा। अब हम लोग इसी लेक्चर में अभी पढ़ लेते हैं, ये तो तुम्हारा तो हो गया। अब इस लेक्चर में हम लोग एक चीज देख लेते हैं कि जब किसी लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण को जब हम लोग डाल देंगे तो वह किस प्रकार के पथ पे गतिशील होगा, वह कैसे, उसकी गति कैसी होगी लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में। और एक है तुमको जब लंबवत नहीं हो तो भी हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में। लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति।
लंबत चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। तो लंबत चुंबकीय क्षेत्र में जबकि इसमें अब सिर्फ विद्युत क्षेत्र नहीं है बल्कि सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र है और वो लंबत है। तो चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला जो बल होता है, चुंबकीय बल का फॉर्मूला होता है चुंबकीय बल F = QV × B। तो ये तो याद हो ही गया होगा तुम्हें। और इस बल का अब के बारे में अब डिटेल में देखें तो यह बल जो है तुमको वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों पर लंबत होता है। यह बल जो है चुंबकीय बल वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों पर लंबत होता है और ये दोनों अभी आपस में लंबत हैं। तो चुंबकीय बल वेग पर लंबत होता है। वेग पर, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र पर भी लंबत होता है लेकिन हम लोग अभी काम है वेग पर लंबत होता है। अतः यह वेग के परिमाण को बदल नहीं सकता है। अतः यह वेग के परिमाण को बदल नहीं सकता है। परिमाण को बदल नहीं सकता है बल्कि आवेशित कण की दिशा बदलती है, दिशा को परिवर्तित करता है। तो ये सिर्फ कौन सी को परिवर्तित करेगा? दिशा को। और यह जो तुमको बल जो है लंबत है, तो यह जो लंबत बल होगा इसका मतलब ये हो गया कि यह तुमको इस चुंबकीय बल के अधीन चुंबकीय बल जब V एवं B लंबत हो तो वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है जिससे आवेशित कण वृत्ताकार पथ में गतिशील होती है। जिससे आवेशित कण वृत्ताकार पथ में गतिशील होती है। जिससे आवेशित कण वृत्ताकार पथ में गतिशील होती है। इससे आवेशित कण वृत्ताकार पथ में क्या हो जाएगा? गतिशील होगा। तो ये जो तुम्हारा होगा इसका कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो ग्राफ में इसका चित्र मान लेते हैं, ये तुमको लग रहा है इधर की ओर, मान लेते हैं कि कोई कण इधर जाना चाह रहा है, इधर की तरफ मानते हैं इसका आवेशित कण इधर की ओर वेग है V, और एक क्रॉस में अगर मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है तो देखो V क्रॉस B जब करेंगे तो ऐसे की ओर तुमको क्या लगेगा? एक V और अंदर की ओर क्रॉस में चुंबकीय क्षेत्र, तो ये इधर की ओर एक बल लगेगा V क्रॉस B। तो इधर की ओर जब चुंबकीय बल जब लगेगा इसकी ओर, तो चुंबकीय बल किधर की ओर लगेगा? ये ऊपर की तरफ लगेगा यहाँ पर। और ये धीरे धीरे क्या होते चला जाएगा? ये तुमको तो चुंबकीय बल इधर के ओर कार्य करेगा, तो F = QVB। तो ये तुम्हारा हो गया। तो ये तुम्हारा जो है ये तुमको इधर की ओर बल कार्य करेगा, कितना? चुंबकीय बल, और ये तुमको केंद्र हो गया। और यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा? इसकी त्रिज्या हो गई। त्रिज्या कितनी हो गई इसकी? R मान लेते हैं। और यहाँ पर चीज आवेशित करें, इसमें क्या चुंबकीय क्षेत्र कैसा क्रॉस में दिया गया है, ये चित्र बना दीजिए इसमें नीचे की ओर। और अगर डॉट में रहता तो ये नीचे की ऐसे वृत्त बन जाता, इस ढंग से वृत्त बनेगा। तो चुंबकीय बल बराबर क्या जो है? चुंबकीय बल बराबर अभिकेंद्र बल। चुंबकीय बल जो यहाँ पर होगा बराबर अभिकेंद्र बल हो जाएगा। तो चुंबकीय बल क्या हो गया? QVB, दोनों तो लंबत है, साइन 90 डिग्री बराबर mv²/r। तो QVB, तो R बराबर क्या हो गया? mv/QB। ये क्या निकल गया तुमको? वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। वृत्ताकार पथ की
त्रिज्या। और लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, r बराबर एम वी बाय क्यू बी। अब जहां तक की बात रहा तुमको कि ये तुमको एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, आवर्त काल कह सकते हैं, एक चक्कर लगाने में लगा समय। तो चक्कर में लगाने में लगा समय कितना होगा, एक चक्कर लगाने में समय, एक चक्कर लगाने में समय, तो एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करेगा, 2 पाई आर बाय चाल तो उसका हमेशा भी ही रहेगा। तो ये चीज गौर करने वाली बात है कि इसमें भी से ये इंडिपेंडेंट हो, एम वी बाई क्यू बी और इधर की तरफ भी, तो दैट्स इक्वल 2 पाई एम बाय क्यू बी, 2 पाई एम बाय क्यू बी। क्या निकल गया ये तुम्हारा, ये आवर्त काल निकल गया। अब आवृत्ति क्या हो जाएगा, आवृत्ति न्यू बराबर क्यू बी बाय 2 पाई एम, आवृत्ति क्या होगा, क्यू बी बाय 2 पाई एम। ये किसका मान हो गया, आवृत्ति का मान हो गया, क्यू बी बाय 2 पाई एम, ये आवृत्ति निकल गया और ये तुमको आवर्त काल निकल गया। तो ये तुम्हारा इतना तुमने एक सेकेंड में क्या क्या वो चक्कर लगाया, तो वो तुमको हो गया ये तुम्हारा हो गया एक चक्कर में, चक्करों की संख्या में आवृत्ति का मतलब वही हुआ एक सेकेंड में कितना चक्कर लगाते। देखो इसमें क्या किए, त्रिज्या निकल गया r बराबर एम वी बाई क्यू बी। तो एक अगर भी चाल से में चलेगा तो एक चक्कर लगाने में कितना समय दूरी तय करेगा, 2 पाई आर परिधि के बराबर, आप बटे क्या कर दिया गया उसका चाल, तो 2 पाई आर बटे भी कर दिए, तो आर का मान कितना था एम वी बटे क्यू बी, तो भी तुमको कैंसिल होता है। ध्यान देने की बात यह है कि एक चक्कर लगाने में चाहे चाल कम हो चाहे ज्यादा हो, अगर चाल कम होगा तो त्रिज्या छोटा होगा और चाल बड़ा होता है त्रिज्या बड़ा होता है, लेकिन एक चक्कर लगाने में जो समय है वह हमेशा समान रहेगा। और इसी का प्रयोग करके एक उपकरण बनाएगा जो कि आवेशित कण के गति को, वेग को बहुत अधिक बढ़ाता है, जिसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, साइक्लोट्रॉन, और जिसमें इसी बात का फायदा उठाता है कि इसका जो एक चक्कर घूमने में जो समय लगता है वो चाहे चाल कम है तो उसका त्रिज्या कम होता है, जिससे कम समय उतने समय में घूमेगा, अगर चाल बढ़ेगा त्रिज्या बढ़ जाता है फिर भी समय क्या लगता है, समान लगता है। तो एक चक्कर लगाने में जो समय होता है वो हमेशा समान होता है। तो तुम्हारा जो है तुमको ये तुम्हारा दिया हुआ है और एक तुमको इसमें दिया हुआ है तुमको, और एक है तुमको जब लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में, जैसे एक उदाहरण तुमको दिया हुआ है दैट इज 4.3 तुम्हारा है, तो उसको देख लेते हैं, इसी पर आधारित है। वो इलेक्ट्रॉन के बारे में दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन को उसको देख लेते हैं, फिर जो लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में नहीं है उस पर भी देख लेते हैं। उदाहरण 4.3 देख लेते हैं, इसमें NCERT उदाहरण 4.3, उसमें दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है तुमको, एक चुंबकीय क्षेत्र उसमें दिया हुआ है तुम्हें 6 × 10⁻⁴ टेस्ला के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में V बराबर 3 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया गया है इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन को इसमें प्रक्षेपित किया गया, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमें पता होता है 911 × 10⁻31 किलोग्राम। m बराबर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 911 × 10⁻31 किलोग्राम। और ये जो होगा तुमको q जिसको कहते हैं, q बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश 6 × 10⁻19 कूलम, ऋण आवेश है। तो इसका कहा गया है पहला पार्ट में, इसकी त्रिज्या बताइए। तो जो कि आवेशित कण पर जैसे है वो जो अब क्यू भी बराबर हमने क्या लिखा था अभी, एम वी स्क्वायर बाय आर, तो आर बराबर क्या हो गया, एम वी बाय क्यू बी। तो m का मान है तुमको कितना, 9.11 × 10⁻31 और गुना v का मान है तुमको 3 × 10⁷ मीटर प्रति सेकेंड, और आवेश है तुमको 106 × 10⁻19 कूलम, और चुंबकीय क्षेत्र का मान है 6 × 10⁻⁴ टेस्ला। तो इससे तुमको आ जाएगा, इसका जो मान आ जाएगा तुमको 26 × 10⁻² मीटर, ये तुम्हारा बराबर 26 सेंटीमीटर तुम्हारा इसका क्या आ जाएगा, इसका त्रिज्या का मान आ जाएगा इसको कैलकुलेट करने पर। तो ये त्रिज्या हो गया। दूसरा पार्ट है कि एक सेकंड में कितना चक्कर लगाता है, मतलब कि उसकी आवृत्ति कितनी होगी। सेकंड पार्ट इसमें कर सकते हैं आवृत्ति, मतलब कि एक सेकंड में चक्रों की संख्या। आवृत्ति और क्या जाएगा, v बाई 2 पाई आर, v बाई 2 पाई आर, आवर्त काल होता है 2 पाई आर बाई v, तो v बाई 2 पाई आर, तो v बाई 2 पाई और r का मान हो गया mv बाई क्यू बी,
तो ये क्या होगा तुमको क्यू बी बाई टू पाई एम, क्यू बी बाई टू पाई एम, ऐसा हो गया तुम्हें। तो या तो तुमको या तो यहीं पर आर का मान रख सकते थे, या v बाई टू पाई आर में ही v भी दिया हुआ है और r दिया हुआ है, उसमें भी निकल सकता है, या इससे भी निकल सकता है। तो इससे तुमको जो निकलता है 2 मेगा हर्ट्ज जाता है तुमको, 2 गुना 10 पावर 6 हर्ट्ज आ जाएगा इसका वैल्यू। कैलकुलेट मैंने वैल्यू नहीं, मैंने क्या कहा कि यहां भी तुम वैल्यू रख सकता था, v का मान तुम्हें पता ही है और r तुम 26 सेंटीमीटर निकाल चुके हो, तो यहीं पर डाल सकते हो, या नहीं तो तुम अगर नहीं पता हो तो यहां भी लिख सकते हो। तो 2 मेगा हर्ट्ज, ये 2 गुना 10 पावर माइनस 10 पावर 6, 2 मेगा हर्ट्ज तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा इसका, जहां तक किताब में तुम्हें ना दिया हुआ। तीसरा पार्ट था इसमें कि इसकी गतिज ऊर्जा क्या आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की, जब 26 सेंटीमीटर के पथ पे जाएगा तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो हाफ एम वी स्क्वायर गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर वेलोसिटी तुमको दिया हुआ है और कितना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है, तो क्या निकल जाएगा तुम्हारा, ये निकल जाएगा। तो ये तुमको निकल जाता है हाफ इंटू 9.11 गुना 10 माइनस 31 kg, बहुत छोटा है ये, और गुना क्या होगा तुमको, v का मान हो गया तुमको 3 गुना 10 पावर 7 का होल स्क्वायर इतना। और तो इसका जो है तुमको किलो वोल्ट में आ जाता है तुमको लगभग कितना 6 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका जो तुम्हारा मान है, इसका मान निकालने पर कितना आ जाएगा लास्ट में आंसर, 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास ये आ जाएगा मान। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाहिर है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, ये जूल में आएगा पहले अगर इस मान में जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट बदलने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1 जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, 1 जूल बराबर, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए इतना से डिवाइड करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है तुमको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज टू 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। तो 1 जूल बराबर इतना 20 बाय इसको डिवाइड करेगा, इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन का आवेश से भाग दे देगा, तो किसके बराबर आ जाएगा तुमको, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ जाएगा, किलो का मतलब 1000 आ जाएगा। तो तुम इसको बना सकते हो, क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। अब है तुमको, अब एक है चुंबकीय क्षेत्र जब लंबवत नहीं हो तो इसकी गति कैसी होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र जब लंबवत नहीं हो तो इसकी गति वृत्ताकार नहीं होती है, बल्कि ये स्प्रिंग टाइप से जैसे आगे भी बढ़ते जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र जब लंबवत नहीं हो, आवेशित कण की गति, आवेशित कण की गति जब चुंबकीय क्षेत्र एवं वेग लंबवत न हो, एवं वेग लंबवत न हो, जब ये लंबवत नहीं होगा तो कैसा होगा। देखो इसमें क्या होता है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र और वेग मान लेते हैं कि जैसे कि ये तुमको इधर की ओर है, तुमको चुंबकीय क्षेत्र और वेग आपस में लंबवत नहीं है, तो मान लेते हैं तुमको इधर की ओर है चुंबकीय क्षेत्र B है और ये वेग इधर की ओर है, इसका ये वेग इधर की ओर है आवेशित कण का। तो इस पर जो कि तुमको होगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इसको 2 भाग में आप बांट सकते हैं। जैसे कि इधर की तरफ हो गया, दैट इज v cos थीटा हो गया इसका वेग, जो कि चुंबकीय क्षेत्र की ओर चला जाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर अवयव, और एक अवयव v sin थीटा जो कि इस पर लंबवत जाएगा। तो ये लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में ये वेग भी साइन थीटा हुआ, तो इसके कारण ये वृत्ताकार पथ बनाना चाहेगा, और इतना वेग, इस पर कोई चुंबकीय क्षेत्र का बल का प्रयोग नहीं, इसका F बराबर क्यू भी क्रॉस बी होता है, क्यू भी क्रॉस बी। जब क्रॉस होगा तो जो भाग की, जैसे कि जो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो उसके साथ तो कोण इसका 0 डिग्री बनेगा, साइन 0 0 हो जाएगा, इस पर कोई बल ही नहीं काम करेगा। तो यह जो अवयव है भी cos थीटा हमेशा बरकरार रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। भी साइन थीटा भी लंबवत, इसके परिमाण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके कारण वो वृत्ताकार पथ में घूमना चाहेगा इस लंबवत अवयव कारण, और इसके कारण आगे बढ़ना चाहेगा। तो ये इसका जो मिला जुला इफेक्ट ये हो जाएगा कि इसका जो गति है तुमको ये स्प्रिंग टाइप का हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा, ये आगे भी बढ़ते जाएगा और ये तुमको घूमने का भी कोशिश करेगा। तो ये तुमको क्या हो गया, तुमको ये एक तरह से क्या हो गया, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो कि दूरी होता है इसको हम लोग पिच कहते हैं। इसको क्या कहा जाएगा, पिच कहा जाएगा, पिच PITCH, एक आवर्तकाल में तय की गई दूरी एक बार में। जैसे कि ये तुमको क्या होगा, एक स्प्रिंग के टाइप से ये तुमको स्प्रिंग टाइप की गति हो जाएगी।
जब चुंबकीय क्षेत्र एवं वेग आपस में लंबत ना हो तो इसकी गति क्या होती है, किस तरह की होती है, एक स्प्रिंग नुमा, स्प्रिंग सर्पिलाकार, तो सर्पिलकार जैसे स्पाइरल कह सकते हैं, हेलिकल पाथ। तो लिख देते हैं जब वेग एवं चुंबकीय क्षेत्र, जब वेग एवं चुंबकीय क्षेत्र आपस में लंबत न हो, आपस में लंबवत न हो तो आवेशित कण की गति, आवेशित कण की गति हेलिकल होती है, सर्पिलाकार इसको कह सकते हैं, हेलिकल होती है, हेलिकल होती है, हेलिकल होती है। तो हेलिक्स के रूप में रहेगा, तो उसका जो गति होगा तुमको वो हेलिक्स के रूप में रहेगा। तो ये जो तुम्हारा हो गया हेलिक्स के रूप में रहेगा। तो इसका जो है तुमको एक बार घूमने में जो समय लगता है वो हम लोग अभी भी निकाले थे। तो इसका जो कि आर बराबर क्या हो जाता है तुम्हारा, इसका जो वृत्ताकार पथ का जो आर बराबर एम वी साइन थीटा बाय क्यू बी, भी यहाँ भी की जगह भी साइन थीटा हो जाएगा अभी, अब भी साइन थीटा बाय क्यू बी। तो आवर्तकाल जो होता है तो 2 पाई एम बाय क्यू बी, इसमें तुमको क्या हो गया 2 पाई एम बाई क्यू बी, ये आवर्तकाल, तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसका जो पिच हो जाएगा, पिच इतना एक समय में कितना दूरी तय करेगा, तो पिच बराबर होगा क्या चीज तुम्हारा जा रहा है इधर भी कॉस थीटा वेग है और गुना दूरी के समय कितना लगा टी का बराबर 2 पाई एम बाय क्यू बी, 2 पाई एम बाई क्यू बी, ये हो गया पिच। इतना दूर जाकर के ये क्या होगा तुमको, इतना दूर मतलब एक बार में इतना दूर जाएगा, ये इसका पिच हो गया। तो ये तुमको निकल गया आवर्तकाल जो कि पिछला में निकाले थे, जिसमें उसमें देखोगे तो एम भी साइन थीटा अभी अब कट ही जाता है, इसमें एक आवर्तकाल में इसका भी साइन थीटा अभी अब कट जाएगा, वो तो खत्म ही हो गया। और इधर की तरफ हमेशा भी कॉस थीटा जिस पर कोई बल का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा तुमको, ये तुमको 2 पाई आर बाय भी जैसे कि तो आर का मान तो एम भी बाय क्यू बी, और उसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा आर कट गया, इस प्रकार से क्या होगा इसका मान निकल जाएगा। तो ये लंबत चुंबकीय क्षेत्र में जब लंबत नहीं होगा तो अलंबत में क्या हो जाएगा, उसका वृत्ताकार पथ में गतिशील होगा। तो इसके साथ ही तुमको ये लेक्चर समाप्त कर रहे हैं। इसमें तुमको जो है इसमें तुमने पढ़ा है, इसमें तुमको किस प्रकार लंबत और चुंबकीय क्षेत्र जब लंबत नहीं तो उसमें किस प्रकार की आवेशित गति होती है। अगले लेक्चर में इस पर आधारित जो कि जब लंबत चुंबकीय क्षेत्र में जबकि हम लोग गति करा करके, चूंकि यह जो तुमको एक युक्ति बनाएंगे जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन, तो उसमें हम लोग इसकी पढ़ाई करेंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।